हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। तो आज हम जो आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाए हैं वो जीआईसी प्रवक्ता में सामान्य अध्ययन के जो क्वेश्चंस आएंगे उनसे संबंधित क्वेश्चंस लाए हैं और उसकी व्याख्या लाए हैं, क्योंकि टाइम भी कम बचा हुआ है और इस टाइम में आपको क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, हम आपके लिए ऐसे नहीं कि क्वेश्चन कहीं से भी लिए आए। जीआईसी में 2014, 2004, 2003 इन सब में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चन हो उसकी व्याख्या लाए हैं कि अगर उससे संबंधित कोई क्वेश्चंस आए तो आपका गलत ना हो, ठीक है। और हम समाजशास्त्र की भी क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करेंगे। तो आप सभी जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 निम्नलिखित में से कौन एक पर्वत पदीय पठार है। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा एक पर्वत पदीय पठार है। ऑप्शन ए तिब्बत का पठार, ऑप्शन बी पैटागोनिया का पठार, ऑप्शन सी ब्राजील का पठार या ऑप्शन डी बोलिविया का पठार। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन बी पैटागोनिया का पठार। तो अब देखिए ये पर्वत पदीय पठार क्या होता है, आपके दिमाग में ये चीज आ रहा होगा, जिनका भी अगर गलत हुआ होगा, जो नहीं इस चीज को जानते होंगे। तो इस सब चीजों को पढ़ने के लिए हमें पठार का वर्गीकरण पढ़ना होगा। तो आइए अब पठारों का वर्गीकरण पढ़ते हैं, जिसमें आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो आप बहुत अच्छे से और इजीली तरीके से कर सकेंगे। तो देखिए पठार के वर्गीकरण में कैसे क्या होता है, पहले इस चीज़ को समझिए। तो पठार का अगर विस्तार पूछा जाए तो पृथ्वी के 1/3 भाग पर जो है पठार हैं, ठीक है। पठार वह उच्च भूमि होती है जिसका कोई एक ढाल आसपास के इलाकों से अधिक ऊंचा और खड़े ढाल वाला होता है, और इसका जो शिखर होता है वह सपाट व चपटा होता है। जैसे कि अगर इस साइड इस टाइप का बना हुआ है तो ये क्या होगा, ये पठार होगा, मतलब आपके जो भूमि है उससे थोड़ा सा ऊंचा है लेकिन वो ऊपर से या चपटा या सपाट है, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे, पठार बोलेंगे, ठीक। अब उत्पत्ति के आधार पर पठारों का वर्गीकरण देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला पढ़ेंगे हम अंत पर्वतीय पठार, जैसे इंटर माउंटेन प्लेट्यू क्या होता है इसको पढ़ते हैं। तो ये जो पठार होता है इसमें चारों ओर से पर्वतों से घिरा रहता है। तो अगर कोई ऐसा पठार जो चारों ओर से पर्वतों से घिरा हुआ है उसे अंत पर्वतीय पठार बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंतर्गत बोलिविया का और पेरू का पठार, एशिया माइनर का पठार जो कि ईरान में है, कोलंबिया का पठार जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और मैक्सिको का पठार, ठीक है। तो ये सब जो पठार है ये किस श्रेणी में रखे जाएगा, अंत पर्वतीय पठार। क्यों, क्योंकि ये चारों ओर से पर्वतों से घिरे हुए हैं, इसलिए इसे अंत पर्वतीय पठार कहते हैं। और विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार जिसे तिब्बत का पठार बोलते हैं, ये किसका उदाहरण है सबसे, तो अंत पर्वतीय, मतलब ये क्योंकि ये चारों तरफ से पर्वतों से घिरा हुआ है, ठीक है। और ये विश्व का सबसे ऊंचा अगर पठार पूछा जाए क्या है तो तिब्बत का पठार है। आइए अब दूसरा जो पठार का वर्गीकरण है उसे पढ़ते हैं। तो दूसरा है गिरिपद पठार, जो कि हमने अभी जो ऊपर आपको क्वेश्चन दिया था पर्वत पदीय पठार, तो उसे ही गिरिपद पठार भी बोलते हैं। पर्वतों के आधार पर स्थित पठारों को गिरिपद या पर्वतीय पठार कहा जाता है। ये एक ओर उच्च पर्वत से घिरे होते हैं और दूसरी ओर ये सागर और मैदान से घिरे होते हैं। तो देखिए पहला हमने आपको जो पठार पढ़ाया उसमें, जिसमें बोलिविया का पठार पढ़ाया, तिब्बत का पठार पढ़ाया, उसमें क्या बताया था कि चारों ओर जब पर्वतों से जो पठार घिरे होते हैं उन्हें अंता पर्वतीय पठार कहते हैं। और गिरिपद पठार या फिर पर्वत पदीय पठार क्या होगा, इसमें एक ओर ये पर्वत से घिरे होंगे और दूसरी ओर ये मैदान या सागर से घिरे होते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, गिरिपद पठार बोलेंगे। इसके अंतर्गत कौन कौन से पठार आएंगे, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का पीडमांट पठार और दक्षिण अमेरिका का पैटागोनिया का पठार। तो देखिए पैटागोनिया का पठार ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो हमने आपको क्वेश्चन दिया है जीआईसी में, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये जो आया ये गिरिपद पठार, तो हो सकता है इस बार पीडमांट पठार पूछ लिया जाए या फिर अंता पर्वतीय पठार का कोई एक चीज पूछ लिया जाए, तो इसीलिए हम आपको थोड़ा सा अच्छे से और डीपली तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं वर्गीकरण में कौन सा पठार आपको पढ़ना है। नेक्स्ट जो है पठार वो गुंबदाकार पठार। तो गुंबदाकार इसको समझ रहे हैं ना, गुंबद की तरह। तो भूपटल की वलन क्रिया के द्वारा गुंबद नुमा उठार होने के साथ जो पठार निर्मित होता है उसे गुंबदाकार पठार कहेंगे। और ये कहाँ पाया जाता है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के में जो ओजार्क पठार है वो किसका, कौन सा पठार कहा जाएगा, गुंबदाकार। क्यों, क्योंकि ये वलन की क्रिया के द्वारा गुंबद के रूप में उठ करके ये एक पठार का रूप लिया हुआ है। और भारत का छोटा नागपुर का पठार तथा रामगढ़ का पठार ये इसके गुंबदाकार पठार के उदाहरण है। वहीं बात किया जाए महाद्वीपीय पठार की, महाद्वीपीय पठार क्या होते हैं,
तो देखिए महाद्वीपीय पठार जो होंगे ये प्रायः पर्वतीय भागों से दूर किंतु सागरीय तटों और मैदानों से घिरे रहते हैं। तो पहला आपको जो बताया था अंतःपर्वतीय, वो चारों ओर पर्वतों से घिरे होते हैं, और महाद्वीपीय पठार क्या होगा, ये पर्वतों से दूर रहते हैं लेकिन ये सागरों महासागरों के करीब होते हैं, और इसकी उत्पत्ति धरातल के ऊपर उठने या लावा के अपरिमित निक्षेप से होती है। और इन पठारों को क्या कहा जाता है, सील्ड भी कहा जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि महाद्वीपीय पठार को क्या बोला जाता है, तो सील्ड बोला जाता है। उसके अलावा अगर पठार के वर्गीकरण को समझे तो पांचवा जो है वो ज्वालामुखी पठार। ठीक है, तो ज्वालामुखी पठार जो होगा इसमें क्या होता है, ये जब ज्वालामुखी जब उद्भेदन होता है तो उसके कारण जब उसका लावा निकलता है, जब ठंडा होता है, उसके कारण जो पठार का निर्माण होता है उसे ज्वालामुखी पठार कहते हैं। और जिसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है भारत का दक्कन का लावा पठार। ठीक है, और संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलंबिया स्नैक पठार जो कि लावा निर्मित पठार का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ज्वालामुखी पठार, अंतःपर्वतीय और गिरिपाद पठार, और आपका दानुमा जो आकार वाला पठार पढ़ा है ये आपका इंपॉर्टेंट है। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। ऑप्शन ए इथोपिया, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी नाइजीरिया, या ऑप्शन डी मिस्र। और देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप अगर प्रैक्टिस सेट का कोई या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाए होंगे तो उसमें आप देख लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चंस आपके आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए इन्हें बहुत ध्यान से और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि अगर रिपीट हो गया तो आपका 1 नंबर भी आपको आगे बीट कर सकता है कंपटीशन में। तो हर चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर आएगा, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जो है ऑप्शन सी नाइजीरिया है। ठीक है, तो अब हम समझ लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में, जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें पूछी जा सकती हैं उन सब चीज़ों को समझते हैं। देखिए अफ्रीका महाद्वीप में मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, जैसे जनसंख्या, क्षेत्रफल, घनत्व तो सब दिया हुआ है, उसे आप PDF लेके पढ़ लीजिएगा। केवल यहाँ पे जान लीजिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट कि अफ्रीका महाद्वीप में कुल कितने देश हैं, तो 54 देश है। और इस आधार पे भी इसे समझ लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा देश किस महाद्वीप में है, तो वो अफ्रीका महाद्वीप में है। कितने हैं, 54 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताने के लिए मैंने आपको नोट डाउन जरूर किया है कि कुल कितने देश है, 54 है, और सबसे ज़्यादा देश अगर पूछा जाए किस महाद्वीप में, तो अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, उसके अलावा हमने देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल, जनसंख्या, घनत्व भी दिया है, तो ये आप PDF लेके पढ़ लीजिएगा, और जो बताने वाली चीज़ें वो हम आपको बता देते हैं। और अफ्रीका महाद्वीप का अगर उपनाम की बात किया जाए कि किस किस नाम से जाना जाता है, तो इसे अंध महाद्वीप और भविष्य का महाद्वीप भी बोला जाता है। तो 2 चीज़ पूछी जा सकती है कि भविष्य का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहते हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप, या फिर अंध महाद्वीप किस महाद्वीप को कहते हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप को कहते हैं। ठीक है, इसके 2 उपनाम हैं। तथा जो जिब्राल्टर जल संधि है इसके बारे में आप जान लीजिए, तो यूरोप और अफ्रीका को कौन सी जल संधि जोड़ती है, अगर ऐसा पूछा जाए तो जिब्राल्टर जल संधि याद रखिएगा। और जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे दो आपको क्वेश्चंस बनते हैं, एक यूरोप और अफ्रीका को कौन जोड़ता है, जिब्राल्टर जल संधि, और भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है, तो जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। ठीक है, तथा अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत जो अगर पूछा जाए कि कहाँ है, तो वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और किलिमंजारो पर्वत कहाँ है, जो कि ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है, वो भी अफ्रीका महाद्वीप में है। तो ये क्वेश्चंस, ये पॉइंट याद रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, हम आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि, और इम्पॉर्टेंट ज़रूर हैं ये आपके लिए, तो इसका हम PDF दे देंगे, आप पढ़ लीजिएगा। देखिए इतना सारी चीज़ें मैं आपको छोड़ रही हूँ, केवल क्वेश्चन तो थोड़ा बहुत चीज़ें बता दे रही हूँ। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए गीत गोविंद, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी श्रीमद् भागवत गीता, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कृष्ण भक्ति का पूछा गया कि प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है। आई होप ये क्वेश्चंस का आंसर सभी को पता होगा। तो यहाँ पे आंसर रहेगा ऑप्शन सी श्रीमद् भागवत गीता। ये कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस कहाँ से लिया गया, तो इसको आप पढ़ने के लिए इतिहास में जब वैदिक संस्कृति को पढ़ेंगे तो उसमें से ये क्वेश्चंस उठाया गया है। ठीक है, तो आपको उत्तर वैदिक, वैदिक, सिंधु सभ्यता, ये सभी चीज़ें पढ़ना है, तो उसमें से ये क्वेश्चन, और GIC में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, अब हम वैदिक संस्कृति से कुछ चीज़ें आपको बता देते हैं।
देखिए, अगर वैदिक या पूर्व वैदिक, जिसे ऋग वैदिक संस्कृति के नाम से जाना जाता है, ये 1500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी, और 1000 से 600 ईस्वी तक की क्या माना जाता है, उत्तर वैदिक संस्कृति माना जाता है। और ये भी पूछा गया है, जैसे आर्यों के बारे में पूछा गया है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन होता है। और वैदिक काल में लोग किस फसल को नहीं जानते थे, तो तंबाकू को नहीं जानते थे। और अगर तंबाकू के बारे में बात किया जाए, सबसे पहले यहाँ कौन लाया, तो पुर्तगाल, ठीक है, पुर्तगाल। और उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी या ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों, जो वेद के विरोध में जो अध्यापक थे या ब्राह्मण विरोधी जो धार्मिक अध्यापक थे, उन्हें किस नाम से जाना जाता था, तो उन्हें श्रमण कहा जाता था। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा बहुत बता दिया, बाकी आप पढ़ भी लीजिएगा इसका PDF लेके। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए जॉर्ज यूल को, ऑप्शन बी विलियम वेंडरबर्न को, ऑप्शन सी A.O. ह्यूम को, या ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर को। तो यहाँ पे आंसर रहेगा ऑप्शन सी, A.O. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। ठीक है, अब इनके बारे में, A.O. ह्यूम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को जानते हैं, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखिएगा, हर्मिट ऑफ शिमला या शिमला का सन्यासी किसे बोला जाता है, A.O. ह्यूम को बोला जाता है। A.O. ह्यूम, इनके बारे में अगर जाने तो इनका जो जन्म हुआ था 4 जून 1829 को हुआ था, और इनकी जो शिक्षा प्रारंभिक हुई वो कहाँ पे हुई, स्कॉटलैंड में हुई, तथा इनका जो चयन है वो भारतीय सिविल सेवा में 1849 में हुआ था, जिसके कारण ये फिर बाद में भारत में आगमन इनका हुआ था। ठीक है, और इन्होंने भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कहाँ का नेतृत्व किया था, तो इटावा क्षेत्र से इन्होंने नेतृत्व किया था। तथा ये जो A.O. ह्यूम थे, ये एक ब्रिटिश सिविल सेवक होते हुए भी ये हमेशा समाज सुधारक और राजनीति रहे, इसीलिए इन्होंने अधिकतर अपनी जो सेवाएं दी वो कहाँ दी थी, शिमला में दी थी। देखिए, और एक चीज़ और बता दूं कि वर्तमान में इस घर को, जहाँ पे A.O. ह्यूम रहते थे, जो कि हिमाचल प्रदेश में है इस समय, उसे शीशे का महल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। A.O. ह्यूम जहाँ शिमला में रहते थे, हिमाचल प्रदेश जो कि पड़ता है, तो उनके इस घर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो वर्तमान में शीशे का महल के नाम से जाना जाता है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो जनदाता या जननी कौन कहे जाते हैं, तो वो A.O. ह्यूम कहे जाते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1854 की वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था। ऑप्शन ए देसी भारतीयों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, ऑप्शन बी भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार करना, ऑप्शन सी अंग्रेजी भाषा के माध्यम का प्रयोग कर लोगों में साक्षरता को बढ़ाना, या ऑप्शन डी परंपरागत भारतीय शिक्षा में वैज्ञानिक अनुसंधान। तो 1854 का जो वुड घोषणा पत्र था, इसमें बात किया गया था कि पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार किया जाए। ठीक है, भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार किया जाए, इस बात को शिक्षा का मूल उद्देश्य बताया गया था 1854 का जो वुड घोषणा पत्र था। तो इसको भी कुछ चीज़ों को जानते हैं, आइए इसके बारे में। तो देखिए, वुड का घोषणा पत्र बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान सर चार्ल्स वुड द्वारा 19 जुलाई 1854 को जारी किया गया। ठीक है, सर चार्ल्स वुड ने 19 जुलाई 1854 को इसे जारी किया था, किसके द्वारा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा, और इन्होंने जारी किया था, इसीलिए इसका नाम वुड का घोषणा पत्र भी बोलते हैं। और इसमें, इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई थी, जिसे वुड का डिस्पैच कहा गया। ठीक है, और 100 अनुच्छेदों वाला ये एक घोषणा पत्र था, जिसके माध्यम से शिक्षा के उद्देश्य, सुधारों आदि पर विचार किया गया, और इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, वुड के घोषणा पत्र को कहा जाता है। और इसमें पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को मुख्य उद्देश्य दिया गया था, और उच्च शिक्षा में अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया था। तो केवल इतना पूछा जाएगा, वुड के घोषणा पत्र में कब हुआ, 1854 में। किसने किया, तो सर चार्ल्स वुड ने दिया। और वुड डिस्पैच को और किस नाम से जानते हैं, तो शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। और इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा या अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से शिक्षा देने पर बल दिया था, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी कभी नहीं, ऑप्शन सी यदि संसद ऐसा चाहे, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, तो उसमें क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अध्यक्षता कर सकते हैं, ये चीज़ पूछा गया है।
तो यहाँ पे आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कभी नहीं। ठीक है, क्योंकि संयुक्त अधिवेशन बुलाते तो राष्ट्रपति हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो आइए अब संयुक्त अधिवेशन के बारे में भी कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। संयुक्त अधिवेशन के बारे में अनुच्छेद 108 में बात की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 108 जो है, इसके द्वारा भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है। और संयुक्त अधिवेशन को बुलाते तो राष्ट्रपति हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और संयुक्त अधिवेशन लोकसभा का पहला दिन या बजट सत्र के पहले दिन बुलाया जाता है। तो संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? लोकसभा का पहला दिन या बजट सत्र के पहले दिन बुलाया जा सकता है। और अगर बात की जाए कि भारत में अब तक के कुल कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है, तो टोटल कितनी बार? 3 बार बुलाया गया है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। पहला कब बुलाया गया? तो पहला जो संयुक्त अधिवेशन है ये दहेज विरोधी अधिनियम पे बुलाया गया था। और जो कब बुलाया गया था? 6 मई 1961 के। इस समय राष्ट्रपति कौन थे? क्योंकि राष्ट्रपति बुलाते हैं तो पूछा जा सकता है। तो राजेंद्र प्रसाद थे। इस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो पहला अधिवेशन, अब तक के 3 बुलाए गए हैं संयुक्त अधिवेशन। पहला जो दहेज विरोधी अधिनियम पे हुआ था, जो कि 1961 में बुलाया गया था। वहीं अगर दूसरी बात की जाए तो दूसरा जो संयुक्त अधिवेशन है ये बैंकिंग सेवा अधिनियम के लिए बुलाया गया था, जो कि 16 मई 1978 को। इस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी थे। और मोरारजी देसाई इसके इस समय प्रधानमंत्री थे। वहीं तीसरा अधिवेशन आतंकवाद निरोध अधिनियम पोटा के लिए बुलाया गया था, जो कि 26 मई 2002 को। ठीक है, तो तीसरा अधिवेशन 26 मई 2002 को, जो कि लास्ट संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। तो 3 बार बुलाया गया है। तो तीसरा 26 मई 2002 को। इस समय राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम थे और प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो 3 अधिवेशन बुलाए गए। 108 में संयुक्त अधिवेशन की बात की जाती है। बुलाते राष्ट्रपति हैं और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। इतना ध्यान रखिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए राज्यों की विधानसभाओं का, ऑप्शन बी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का, ऑप्शन सी भारतीय जनता का, या ऑप्शन डी राजनीतिक दलों का। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन सी, भारतीय जनता का। ठीक है, तो लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? भारतीय जनता का, क्योंकि जनता के द्वारा ही लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, अब लोकसभा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को जानते हैं, जिसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं। ठीक है, लोकसभा जिसे क्या बोला जाता है? संसद का निम्न सदन बोला जाता है, जबकि राज्यसभा को संसद का उच्च सदन बोला जाता है। ठीक है, लोकसभा संसद का निम्न सदन और राज्यसभा संसद का उच्च सदन बोला जाता है। और ये किस अनुच्छेद में है बात की गई है? अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना को परिभाषित किया गया है। और इसमें कहा गया है कि सदन में 550 से अधिक सदस्य निर्वाचित सदस्य नहीं होंगे, मतलब 550 से अधिक सदस्य निर्वाचित नहीं होंगे, जिसमें से जो राज्यों के होंगे वो 530 होंगे। और संघ शासित प्रदेशों से कितने प्रतिनिधि लिए जाएंगे? तो 20 लिए जाएंगे। टोटल आपके 550 होंगे। ठीक है, और इसमें बात किया गया है कि लोकसभा में जो अभी हमने बताया ना जनता के द्वारा चुने जाते हैं, तो ये बात किया गया कि भारत का हर नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं होगी लोकसभा में चुनाव में वोट देने का अधिकारी होगा। किस अनुच्छेद के आधार पे? तो अनुच्छेद 326 के आधार पे ये बात कही गई है कि 18 साल का जो भी है वो लोकसभा के चुनाव में वोट देने का अधिकारी होगा। ये बात कही गई है। और अगर बात किया जाए कि अनुच्छेद 331 क्या है, तो इनके अनुसार राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदायों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए अधिक से अधिक 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। इस प्रकार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या अगर पूछी जाएगी तो 552। तो अगर देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, लोकसभा में 550 सदस्य। ठीक है, लेकिन अधिकतम कितनी हो सकती है आंग्ल भारतीयों को भी मिला करके, कि जो राष्ट्रपति चुनते हैं तो मनोनीत करते हैं, तो उसको मिलाकर के 552 अधिकतम होगी। और ये अनुच्छेद के कौन सा? अनुच्छेद 331 के तहत 2 जो आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करेंगे राष्ट्रपति, वो किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 331 के द्वारा। और लोकसभा के बारे में बात की गई है जो अनुच्छेद 81 में। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश में नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए वस्त्र उद्योग, ऑप्शन बी वनस्पति उद्योग, ऑप्शन सी हौजरी उद्योग, या ऑप्शन डी अखबारी उद्योग।
तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप लोगों को पता ही होगा। तो चलिए मैं भी बता देती हूँ। यहाँ पे जो आंसर जिसने भी डी ऑप्शन सेलेक्ट किया उनका सही है, अखबारी उद्योग। तो मध्य प्रदेश का जो नेपा नगर है वो अखबारी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और ये भी जीआईसी में पूछा गया, तो आपको उद्योग भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे इन क्वेश्चन से आप ये भी गैस लगा सकते हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है। तो हम जो क्वेश्चंस ला रहे हैं ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए, इससे आप बेफिक्र रहिएगा कि हम कोई भी क्वेश्चंस उठा के दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये सारे पूछे हुए क्वेश्चंस है। तो आइए अब उद्योग के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ठीक है, उद्योग के बारे में अगर जाने तो उत्तर प्रदेश में अगर बात किया जाए दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या है, तो वो क्या है, बरेली है। ठीक है, तो बरेली जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, दिया सलाई उद्योग के लिए। वहीं अगर भारत में रासायनिक उर्वरकों के रूप में दो बड़े उपभोक्ता पूछे जाए कौन है, तो पंजाब और हरियाणा है। और जो बरौनी का नाम आपने भी सुना होगा, कई बार पूछा गया है, तो तेल शोधन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। वहीं डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ है, यह वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। और देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ है, मतलब रेशम उद्योग सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है, तो ये इसमें होगा आपका कर्नाटक होगा। उसके अलावा अगर बात किया जाए, जैसे सीमेंट उद्योग की बात किया जाए, तो सीमेंट उद्योग में भारत का जो विश्व में कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। और नेपा नगर अभी हम आपको क्वेश्चन में बता चुके हैं। उसके अलावा भारत में सबसे लघु उद्योग की बात की जाएगी, कौन सा है, हथकरघा उद्योग है। और महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड जो जीप निर्माता कंपनी है, ये कहाँ पर, तो ये पुणे में है। ठीक है, ये क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं, तो हमने इसीलिए आपके लिए ला दिया है एक ही जगह पे, इन्हें पढ़ लीजिए आप एक बार। और सीमेंट उत्पादन में अगर देखिए, भारत विश्व में सीमेंट उत्पादन में दूसरे स्थान पे, लेकिन अगर प्रथम स्थान कौन सा राज्य है भारत का, तो मध्य प्रदेश है। वही चमड़े उद्योग के लिए कानपुर प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आपको हमने दे दिया, इसे आप पढ़ लीजिएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। ऑप्शन ए न्यूटन का कणिका सिद्धांत, ऑप्शन बी व्यतिकरण का सिद्धांत, ऑप्शन सी प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, जो कि प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। ठीक है, तो ये सिद्धांत है। आइए इसको कुछ समझ लेते हैं, जैसे कि प्रकाश क्या है, वह किस रूप में स्थानांतरित होता है। इन सब प्रश्नों को जानने के लिए अनेक सिद्धांत दिए गए, जिसमें से अगर वर्तमान समय में कौन कौन से सिद्धांत सबसे ज़्यादा सर्वमान्य है, तो विद्युत चुंबकीय सिद्धांत और क्वांटम सिद्धांत सबसे ज़्यादा सर्वमान्य है। और उसके अलावा ये चार सिद्धांत, जैसे कि न्यूटन का कणिका सिद्धांत, प्रकाश तरंग का सिद्धांत, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत और प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत, तो इस समय वर्तमान में ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सर्वमान्य है, और ये दोनों पहले दिए गए थे। तो ये चारों जो सिद्धांत है, ये किससे संबंधित है, प्रकाश से संबंधित है। तो इतना ज़्यादा इसमें डीपली नहीं पूछा जाएगा, इसलिए आपको बस इतना दे दिया कि प्रकाश का कैसे स्थानांतरण होता है, प्रकाश क्या होता है, इन सबको जानने के लिए कुछ सिद्धांत बने, और जो कि वर्तमान समय में विद्युत चुंबकीय सिद्धांत और क्वांटम सिद्धांत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टमाटर की चटनी को अधिक समय तक ताज़ा रखने के लिए थोड़ी मात्रा में मिलाया जाने वाला यौगिक है। ऑप्शन ए सोडियम टार्टरेट, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट, या ऑप्शन डी सोडियम बेंजोएट। पे जो आंसर आएगा, जिस भी स्टूडेंट ने ऑप्शन डी चूज़ किया उनका सही है, सोडियम बेंजोएट। अगर सोडियम बेंजोएट को टमाटर की चटनी मिला देते हैं तो वो काफ़ी समय तक के वो क्या रहती है, एकदम ताज़ी ताज़ी सी रहती है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को कैसे लगे ये क्वेश्चंस, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसी के आधार पे हम आपको अगले प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं आप सब लोगों के लिए यूज़फुल रहे, उस आधार पे हम आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करें, वरना फिर देन हम आपको किसी और अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करें। तो प्लीज़ आप लोग को जैसे जो भी प्रैक्टिस सेट चाहिए आप लोग हमें बताते रहें, तो उन सब आधारों पे हम आपको प्रैक्टिस सेट अच्छे से अच्छे प्रोवाइड करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।